नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का शिव एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। चलिए हम बात करते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था जैसे कि संविधान के विकास के बारे में बात की। 2 क्लास हमारी हुई थी, संविधान का विकास 1 नंबर और संविधान का विकास पार्ट 2। और हमने देखा कि किस प्रकार से क्या क्या वो कारण रहे जिन्होंने संविधान की सीढ़ियों को बना दिया और हम आकर खड़े हो गए संविधान के उस पायदान पर जहां से भारतीयों ने संविधान की शुरुआत की, निर्माण की शुरुआत की। यानी कि विकास तो हो गया, विकास हो गया। अब किस चीज की शुरुआत की? निर्माण की शुरुआत की। और हम बात करेंगे यहां पर कि भारतीय संविधान का निर्माण और संवैधानिक सभा। ठीक है बच्चों, यह हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। संविधान, भारतीय संविधान का निर्माण और संवैधानिक सभाएं किस प्रकार से, कैसे कैसे, क्या क्या कारण रहे, किन किन बुद्धिजीवियों ने मांग को रखा, क्या क्या वो व्यवस्थित तरीके से किस प्रकार से संविधान की उन्होंने मांग की। चलिए शुरू करते हैं और प्रकाश डालते हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जिनके बारे में अलग अलग परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं कि बताइए सबसे पहले वह भारतीय कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज विधेयक की मांग की। ठीक है, स्वराज विधेयक की मांग की या फिर संविधान की मांग की। उसके बाद दूसरा आता है कि बताइए फंडामेंटल राइट कौन से अधिवेशन के द्वारा या किस व्यक्ति ने मांग की। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं होम रूल शासन की शुरुआत 1916 में की थी। बाल गंगाधर तिलक को श्रेय जाता है, एनी बेसेंट को श्रेय जाता है। होम रूल का मतलब ही बच्चों ये होता है कि होम रूल मतलब घर का शासन। कहां का शासन? घर का शासन। क्यों? क्योंकि होम रूल की आवश्यकता थी। अंग्रेजों के शासन से जनता त्रस्त हो चुकी थी, इसीलिए जरूरत किसकी थी? घर के शासन की, होम रूल शासन की। चलिए मुख्य मुख्य विषय पर, मुख्य मुख्य बिंदुओं पर हम प्रकाश डालते हैं और बात करते हैं और उनको यहीं पर क्लास में हम याद करने की कोशिश करेंगे। बात कर रहे हैं भारतीय संविधान का निर्माण और संवैधानिक सभा। मुख्य मुख्य बिंदुओं पर हम बात करेंगे और उन पर प्रकाश डालेंगे और उनको यहीं क्लास में हम याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान की मांग, भारतीय संविधान की मांग, संविधान की मांग सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले किस व्यक्ति ने की? किसने की? बाल गंगाधर तिलक। किसने की? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने मांग की। कब की बच्चों? 1895। कब की? 1895। क्योंकि हम निर्माण की बात कर रहे हैं, हम उन व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जिन्होंने भारत के संविधान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने कैसे कैसे, कब कब संविधान की मांग की। उन्होंने स्वराज विधेयक के माध्यम से स्वराज विधेयक उन्होंने प्रस्तुत किया। कौन सा विधेयक बच्चों? स्वराज विधेयक। जैसा कि हम जानते हैं विधेयक मतलब विल होता है, विल के बाद में ही एक्ट बनते हैं। ठीक है, संशोधन होता है। तो सबसे पहले विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। उन्होंने भी स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया और अंग्रेजों से अपनी मांग को जाहिर किया और कहा कि हमको हमारा संविधान चाहिए। तो पहली बार संविधान मांगने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। उसके बाद समय आ जाता है 1916 और 1916 में बताइए होम रूल लीग की स्थापना हो जाती है। होम रूल लीग की स्थापना या फिर होम रूल की मांग, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, होम रूल की मांग। ठीक है, 1916 में होम रूल मतलब के घर का शासन, घर के नियम। ठीक है, भारत के कुछ बुद्धिजीवियों ने कहा कि हमको हमारी अपनी व्यवस्था चलानी है, ना कि आपकी। हमको आपके अंडर में काम नहीं करना है, हम त्रस्त हो चुके हैं। हमें अपने नियमों के द्वारा अपने व्यक्तियों को अपने अनुसार क्या करना है? बताना है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो किस प्रकार से हम जानेंगे कि 1928 में बच्चों क्या? 1928 में, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट बनाई गई। कौन सी रिपोर्ट बनाई गई? नेहरू रिपोर्ट।
नेहरू रिपोर्ट। और इसका अध्यक्ष बनाया गया किसको जरा बताओ? मोतीलाल नेहरू को। ठीक है, मोतीलाल नेहरू को किसको बनाया गया अध्यक्ष? यहां पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू के पापा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू को बनाया गया। किसको बनाया गया? मोतीलाल नेहरू को बनाया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहां पर 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन होता है? लाहौर अधिवेशन होता है। ठीक है, और यहां पर ध्यान देंगे कि यहां पर तो स्वराज विधेयक है और यहां पर है पूर्ण स्वराज। ये दो प्रश्न इतिहास में, संविधान में बहुत ज्यादा मान्यता रखते हैं। क्या कि स्वराज विधेयक सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज की, पूर्ण स्वराज की मांग किसने की? किसने की पूर्ण स्वराज की मांग? लाहौर अधिवेशन में किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पीटी नेहरू ने। ठीक है, यहां पर ध्यान देने वाली बात है बच्चों, स्वराज विधेयक बाल गंगाधर तिलक और पूर्ण स्वराज पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहां के अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन। कब हुआ? 1929 को। नेहरू रिपोर्ट कब बनाई गई? 1928 में। देखिए, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ और साल बाय साल मैं तुमको इस तरह से पढ़ा दूंगा कि तुमको डेट बाय डेट सारी चीजें याद हो जाएंगी। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे कब से क्या चीजें बनी। मैंने बताया 1895, 1916, 1928, 1929 और अब हम आ जाते हैं 1931। दिख रहा है ना? 1931। ठीक है, यहां से मैं इसको मिटा रहा हूं, यहां से नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। यहां से शुरू करता हूं 1931। 1931 ध्यान देंगे, 1931 में कराची अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन होता है बच्चों? कराची अधिवेशन। कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है और उसमें सबसे पहली बार फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार, कौन से अधिकार? मूल अधिकार। सबसे पहले मूल अधिकार की मांग कब की जाती है? 1931। देखिए, कई बार प्रश्न परीक्षाओं में आए। जो मैं ये विकास पढ़ा रहा हूं, यही सबसे मेन संविधान का रोल है। सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, बाकी आर्टिकल से पूछे जाते हैं। ठीक है, उद्देशिका से पूछे जाते हैं, भाग 1, भाग 3 और भाग 4 और भाग 5। इनसे ही सबसे ज्यादा परीक्षाओं में 90% प्रश्न पूछे जाते हैं। 10% प्रश्न अन्य आर्टिकल से पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे लोक हो गया, लोक सेवा हो गया या और अन्य। लेकिन हम बात कर रहे हैं निर्माण और संवैधानिक सभा, और यही मुख्य है। तो हमने इससे पहले बात की थी कि कैसे लाहौर का अधिवेशन होता है, किसकी अध्यक्षता में होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू किसकी मांग करते हैं? पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। स्वराज विधेयक की मांग कौन करते हैं? बाल गंगाधर तिलक करते हैं। फंडामेंटल राइट की मांग कौन करते हैं जरा बताओ? कौन करते हैं? पटेल साहब करते हैं हमारे। कौन करते हैं? वल्लभ भाई पटेल, जिनको लोहा पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, जिनके नाम पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में, ठीक है, साधु बेटा टापू पर बनाई गई है। आप सभी जानते हैं यूनिटी उसको नाम दिया गया है क्योंकि ये एक ऐसे मुखिया थे भारत के जिन्होंने भारत को टूटते हुए को जोड़ दिया था। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? लौह एवं रक्त की नीति अपनाई और इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे भारत का बिस्मार्क। तो वल्लभ भाई पटेल ने फंडामेंटल राइट की मांग कौन से अधिवेशन में की? 1931 के। कहां के अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में। कई बार परीक्षाओं में आया है। अब देखिए, फंडामेंटल राइट की बात चल रही है, तो फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में कितने प्रकार के थे? 7 प्रकार के थे बच्चों। और लेकिन अब वर्तमान की स्थिति को अगर ध्यान में रखें, वर्तमान की स्थिति को बच्चों ध्यान में रखते हैं तो 6 प्रकार के हमारे फंडामेंटल राइट हैं। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको समझाया है। वर्तमान में 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट हैं इस समय प्रेजेंट जो हमारे पास है, मूल अधिकार, जिनके आधार पर हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपने आप को हम ये महसूस करते हैं कि हम एक आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, हमको बोलने का अधिकार है, हमको अपनी बात रखने का अधिकार है, जानने का अधिकार है, और हमको ऐसे व्यक्ति को सारी चीजें मतलब के सरकार के सामने रखने का अधिकार है। ये चीजें किसमें होती हैं?
हमारे अधिकारों में 6 प्रकार के अधिकार हैं, ठीक है। तो प्रश्न बनता है कि भैया ये जो 7वें प्रकार का अधिकार था ये कहां चला गया? तो बच्चों ये 44वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन मेरे साथ बोलेंगे? 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाकर इसको, यानी कि 31 को हटाकर आर्टिकल को 300 के ए में जोड़ दिया गया, ठीक है। क्लियर है? यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए बनता है, देखिए कितना महत्वपूर्ण है। बताइए सबसे पहले मूल अधिकारों का जो प्रस्ताव रखा, जो परफॉर्मा बनाया, वो किस व्यक्ति ने बनाया? वल्लभ भाई पटेल। बड़ा महत्वपूर्ण है। कौन से अधिवेशन में बनाया? कराची अधिवेशन में। वो अधिवेशन कब हुआ? 1931 में। क्लियर है? किसने बनाया? वल्लभ भाई पटेल ने। कितने प्रकार रखे? 7 प्रकार, जैसा कि हम जानते हैं, और ये 1978 तक रहे। उसके बाद में 7वां जो है वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया और उसको क्या कर दिया गया? 31 से हटाकर 300A में जोड़ दिया गया। क्लियर है? फंडामेंटल राइट की बात की गई। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि 1937 में फैजलपुर में एक अधिवेशन होता है, एक गांव होता है, और इसमें पहली बार, बच्चों ये बढ़िया परीक्षा में पूछा जाता है, पहली बार मंच से, कांग्रेस के मंच से, कौन से मंच से बच्चों? कांग्रेस के मंच से संविधान की मांग की जाती है। किसकी मांग की जाती है? संविधान की मांग। कहां से की जाती है? कांग्रेस के मंच से। प्रश्न आता है कि पहली बार कांग्रेस के मंच से, यानी कि कांग्रेस ही मुख्य पार्टी थी, कांग्रेस ही तो मुखिया थी भारत की। कांग्रेस क्या थी? मुखिया थी भारत की, ठीक है। और उसी से पहली बार क्या कहा गया कि उसी ने पहली बार फैजलपुर, यहां पर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग की, मंच से मांग की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अब 37 के बाद। देखिए किस प्रकार से सन चल रहे हैं, 28, 29, 31, और अब हम पहुंचे 37, और अब हम पहुंचते हैं किस पर? 1940। हमने पिछली कक्षा में भी आपको बताया था, पिछली क्लास में भी बताया था कि 40 में आता है बच्चों क्या? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव मतलब अगस्त के महीने में आता है, इसीलिए अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। कहा जाता है कि भैया 7-2 हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में, लेकिन इसको क्या मना कर दिया जाता है। हालांकि इसमें लालच दिया जाता है भारतीयों को, लेकिन भारतीय नामंजूर कर देते हैं। 1942 में बच्चों क्रिप्स मिशन, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, दोबारा से नोट कर लेते हैं। क्रिप्स मिशन भारत में आता है। कौन सा मिशन आता है? क्रिप्स मिशन भारत में आता है, ठीक है। और उसमें यह बात कही जाती है कि 2 भागों में हम भारत और पाकिस्तान में विभाजन कर देंगे, उत्तरदायी लोगों के हाथ में सरकार को सौंप देंगे, जो मुखिया व्यक्ति हैं उनके हाथ में हम सरकार दे देंगे। यह बात किसमें कही गई? क्रिप्स मिशन में कही गई। लेकिन बच्चों यह बात भी फ्लॉप हो गई, और अब हम बात करेंगे किसकी? 18 फरवरी को एक नौसैनिक विद्रोह होता है। कौन सा विद्रोह होता है? नौसैनिक विद्रोह। नौसैनिक विद्रोह होता है 18 फरवरी को, और आप जानते हैं कि मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आ जाता है। कहां आ जाता है? भारत आ जाता है, जिसके अध्यक्ष 3 व्यक्ति होते हैं। पिछली क्लास में भी मैंने बताया था आपको। बताइए कौन कौन होते हैं? एक होता है पैथिक लॉरेंस, और दूसरा होता है स्टेफोर्ड क्रिप्स, और तीसरा बच्चों होता है A.V. अलेक्जेंडर। कौन सा होता है? अलेक्जेंडर, ठीक है। ये कैबिनेट मिशन के आधार पर वो कहते हैं कि भैया अपना एक चुनाव कर लीजिए, और उस चुनाव के आधार पर अपनी संवैधानिक सभा का सिलेक्शन कर लीजिए, ये चयन कर लीजिए कि किन किन व्यक्तियों को आपको संवैधानिक सभा में रखना है। ये कौन कहता है? ये कहता है कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट मिशन मार्च में आ जाता है, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई और किस प्रकार से अगस्त में चुनाव हो जाते हैं, और सितंबर में सरकार बन जाती है। कैसे महीना चल रहा है सारी चीजें। और 46 में सरकार बन जाती है, यानी कि अगस्त में सरकार बनती है, सितंबर में काम करने लगती है, और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में पहली संविधान सभा का निर्माण होता है 1946, ठीक है। एक एक बात, एक एक चीजें
मैं वन बाई वन करके क्रम अनुसार बता रहा हूं, बहुत ही आसान शब्दों में, साधारण शब्दों में। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों यहां तक? ठीक है, अब उसके बाद में देखिएगा, मैंने आपको बताया कि मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन कहां पर आ गया था बच्चों? दिल्ली में आ गया था। ठीक है, और इसके 3 सदस्य थे। और यहां पर मुख्य प्रश्न बनता है कि इसी के आधार पर, यानी कि कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? संविधान सभा का। अब देखिए, संविधान सभा का निर्माण हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहां पर, जिसमें से टोटल कैबिनेट मिशन ने आज्ञा दे दी कि भैया संविधान सभा का निर्माण कर लो। टोटल 389 सदस्य चुने गए। कितने सदस्य? 389। हाँ, यानी कि भारतीय लोगों ने अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग जगह से, ब्रिटिश भी चल रहे थे, और कितने सदस्यों का चुनाव किया? 389 सदस्यों का। 389 सदस्यों का मतलब था कि एक सदस्य प्रति 10 लाख पर था। कितने पर था बच्चों? हाँ, यह भी प्रश्न परीक्षा में आया कि 389 का चयन जो किया गया था पहली संविधान सभा के लिए, जिन लोगों का चयन किया गया था, उनमें से एक सदस्य कितनी जनसंख्या पर था? कितनी पर था? 10 लाख पर। 389 में से अब हम करते हैं ब्रिटिश भारत। कौन सा बच्चों? ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत की 292। कितनी थी? 292। उसके बाद आती है देसी रियासतें। यहां की रियासतें मतलब कि भारत में कुछ देसी रियासतों का मतलब राजा महाराजा टाइप के लोग थे जो अपने आप को रियासत के रूप में काम करते थे। उसमें कुछ बड़ी रियासतें इस तरह की भी थी जो बाद में आप देखते हैं कि भारत आजाद होने के बाद भी वो भारत में शामिल होने से मना कर देती हैं, क्योंकि माउंटबेटन योजना के अंतर्गत 3 बातें भारतीयों के सामने रख दी जाती हैं कि पहली बात कि वो भारत में शामिल हो जाएं, दूसरी बात वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, और तीसरी बात बहुत ही खतरनाक थी जो उन्होंने कहा था कि अगर वो चाहें तो अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित कर सकते हैं। और ऐसे कुछ मुख्य राज्य थे जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने की ज्यादा कोशिश की। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी व्यवस्थाएं थी, डाक व्यवस्थाएं, प्रिंटिंग प्रेस, नोट छापने की मशीनें, और ऊपर से यहां तक कि रेलवे, हवाई यात्रा और सेना भी उनकी अपनी स्थायी थी, जिनको वो अपने ही नाम का, अपने ही फोटो का और अपने ही द्वारा छपी हुई मुद्रा देते थे। तो उनको ना ही तो किसी से रिपोर्ट लेनी पड़ती थी, ना ही किसी के अंडर में काम करना पड़ता था, तो वो क्यों किसी देश में शामिल होंगे? समझ गए? तो हम यहां पर विषय पर बात कर रहे हैं कि देसी रियासतों की कितनी थी, बताओ जरा। देसी रियासतों की थी 93। ठीक है, उसके बाद चीफ कमिश्नरी कितनी थी बच्चों? चीफ कमिश्नरों की सीटें थी 4। टोटल जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? 4 और 3 7 और 2 9। और फिर उसके बाद बताओ 9 और 9 18, और फिर 2 और 1 3, तो कितनी हो गई टोटल? 389। क्लियर है? 389 हो गई है टोटल। बताओ जरा ब्रिटिश भारत की कितनी? 292। देसी रियासतें। अब चीफ कमिश्नरी से प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए, जब कैबिनेट मिशन के लिए 389 सदस्यों का चयन किया गया, कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा के लिए, तो वो 4 चीफ कमिश्नरी कौन कौन सी थी? तो मैं उनको तुम्हें आज एक बहुत साधारण शब्दों में याद करने की ट्रिक बता दूंगा। उनको आप याद करेंगे A, B, C और D। A, B, C और D। A से बच्चों अजमेर, कौन सी है? B से बलूचिस्तान, क्लियर है? C से कुर्ग, और D से बच्चों दिल्ली। क्लियर है? याद रहेगा? 4 चीफ कमिश्नरी कौन सी हैं? A, B, C, D। A से अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग और D से दिल्ली। क्लियर हो गई? 389 सीटों पर चयन हो गया, और इसमें से अगर हम जीत की बात करेंगे तो लगभग 296 सीटें आई। कितनी सीटें आई? 296 सीट जीत गई। कौन? यानी कि कांग्रेस जीत हो गई। कितनी सीटों पर जीत हुई? 296 सीटों पर। ठीक है, जिसमें से लगभग 208 सीटें आई थी किसकी? कांग्रेस की। ठीक है, और लगभग 74 सीटें आई थी किसकी? अन्य की। यानी कि लगभग 74 सीट देसी रियासतों की आ गई थी, और उसके बाद अन्य की आ गई थी लगभग 15 सीटें। यानी कि इतने के लगभग 292 हो गई थी। और हम बात करेंगे कि किस प्रकार से फिर उसके बाद में
अंतरिम सरकार का गठन होता है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, दोबारा से बात करते हैं। 389 सदस्यों का चयन किया गया। प्रति एक सदस्य कितनी जनसंख्या पड़ता है? हाँ, 10 लाख पर। तो उसी के आधार पर पता चल जाएगा कि उस समय कितने व्यक्ति थे। अब बताइए, ब्रिटिश भारत की कितनी सीटें थी? 292। देशी रियासतें? 93। चीफ कमिश्नरी? 4। ठीक है, चीफ कमिश्नरी कितनी थी? 4। टोटल सदस्य कितने हुए? 389। 389 में से जो 4 सीटें चीफ कमिश्नरी की थी वो कौन कौन सी थी? हाँ, याद हो गया। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं अभी तक। अब देखिए, अंतरिम सरकार का गठन हो गया 1946 में। अंतरिम सरकार का गठन 1946 में। कब हो गया बच्चों? 1946 में। अगस्त में हो गया था, एक तरह से कह सकते हैं। अगस्त 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन हो गया। क्लियर है यहां तक? अंतरिम सरकार में 12 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 12 सदस्य। प्रश्न आता है कि बताइए, शुरू में अंतरिम सरकार में कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे। जिन 12 सदस्य में जब सितंबर में काम शुरू हुआ, सितंबर को सरकार ने काम करना 1946 में स्टार्ट कर दिया। अभी देखिए, 46 की बात चल रही है। फरवरी में 46 में विद्रोह हुआ। 28 फरवरी को 28 मार्च को कैबिनेट मिशन भारत आ गया। संविधान सभा के लिए इलेक्शन हो गया, चुनाव हो गए। अगस्त में सरकार बन गई, सितंबर में उसने काम करना शुरू कर दिया। समझ गए? काम जब शुरू करना कर दिया तो 12 सदस्यों में से 3 सदस्यों ने त्याग पत्र दे दिया तुरंत। त्याग पत्र कितने सदस्यों ने दे दिया? 3 सदस्यों ने। तो सदस्यों की संख्या कितनी रह गई बच्चों? 9। लेकिन उसमें 5 सदस्य तुरंत शामिल हो गए। किसके? मुस्लिम लीग के। किसके बच्चों? मुस्लिम लीग के। क्लियर है? प्रश्न पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार में कितने सदस्य मुस्लिम लीग के शामिल हो गए थे। यह मैं बहुत बेहतरीन तरीके से तुम्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बहुत इससे भी अच्छे तरीके से तुम्हें पढ़ा सकता हूं, लेकिन दिल्ली पुलिस के बैच की हम तैयारी कर रहे हैं। जल्दी से चीजों को कवर करना है, इसलिए हम मुख्य मुख्य बातों पर प्रकाश डाल रहे हैं। ठीक है, 9 सदस्यों में 5 सदस्य जोड़े गए तो अंतरिम सरकार के सदस्यों की संख्या बच्चों कितनी हो गई? 14 सदस्य हो गई। कितनी हो गई? 14। और यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि बताइए, 5 सदस्य जो मुस्लिम लीग के अंतरिम सरकार में शामिल हो गए, उसके बाद अंतरिम सरकार के पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो सरकार बनी, उसके सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? कितनी हो गई बच्चों? 14 हो गई। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं, अब उन 14 सदस्यों में 6 सदस्य किसके थे? 6 सदस्य बच्चों कांग्रेस के थे। और तो मुझे बताओ फिर मुस्लिम लीग के कितने थे? 5 सदस्य। तो बच्चों बचे कितने? 3 सदस्य। तो बच्चों एक उसमें था सिख, एक था पारसी और एक था अन्य। क्लियर हो गया? 3 सदस्य, एक सिख, एक पारसी और एक अन्य, सदस्य हो गए 14। ठीक है, अब देखिए, सदस्य बन गए, सरकार ने काम करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या होता है? अब बनती है हमारी संवैधानिक सभा। ठीक है, अब देखिए, सारी चीजें हो गई, बैठक हो गई, काम करना स्टार्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं संवैधानिक सभा। किसकी बात करते हैं बच्चों? संवैधानिक सभा। ठीक है, अब ध्यान देंगे इधर, संवैधानिक सभा। दिन था सोमवार, सुबह के बजे थे कितने? 11 सुबह के बजे थे। और 9 दिसंबर 1946 को पहली सभा गठित की जाती है। ध्यान से सुनेंगे, पहली सभा गठित की जाती है। दिन था सोमवार, समय सुबह 11 बजे और तारीख थी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 और पहली सभा का गठन किया जाता है। समझ गए? गठन हो गया, काम शुरू हो गया। फ्रांस में जैसे संवैधानिक सभा बनी थी, संविधान का निर्माण हुआ था, तो फ्रांस में क्या काम हुआ था कि फ्रांस में एक सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो थे, उनको संवैधानिक सभा का अस्थायी सदस्य बना दिया गया था।
तो उसी के आधार पर जैसा कि कहा गया है कि भारतीय संविधान अलग अलग देशों से लिया गया है, इसको उधार का थैला भी कहा जाता है, क्योंकि अलग अलग देशों से जो प्रक्रियाएं थी उसको उसने ग्रहण किया। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे संविधान, फ्रांस के संविधान में एक संविधान सभा का जब निर्माण हो रहा था तो एक बुजुर्ग व्यक्ति को क्या बना लिया गया था, अस्थायी सदस्य बना लिया था। ठीक है, तो उसी के आधार पर अस्थायी सदस्य की बात करेंगे हम, लेकिन हम बात करेंगे कि जो नई दिल्ली में, ये न्यू दिल्ली के कैंसिल चैम्बर में यह सभा स्थापित की गई थी। कहां पर की गई थी, नई दिल्ली में, जिसको वर्तमान में बच्चों ध्यान देंगे इधर, संविधान हाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संविधान हाता। निम्नलिखित में से अगर प्रश्न आ गया तो बताइए संविधान हाता किसे कहा जाता है, दिल्ली की संवैधानिक सभा, मुंबई की संवैधानिक सभा, या फिर हिमाचल प्रदेश की संवैधानिक सभा, किसे कहा जाता है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश की प्रिंटिंग प्रेस में तो संविधान छपकर आया था। ठीक है, हीलियम में उसे रखा गया है। और बहुत सारे प्रश्न आते हैं, कहां रखा गया है, संविधान के संसद भवन के संग्रहालय में। ठीक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चित्रकारी किसने की, लिखा उसको एक्चुअल में किसने, वो सारी बातें मैं आपको क्लास में डिस्कस करूंगा। वर्तमान में संविधान हाता कहा जाता है कैंसिल चैम्बर को, काउंसिल चैम्बर बोल सकते हैं इसको, काउंसिल चैम्बर। और काउंसिल चैम्बर कहां पर है, नई दिल्ली में बच्चों। पहली सभा का निर्माण होता है सुबह 11 बजे, दिन सोमवार, और तारीख 9 दिसंबर को। और अस्थायी सदस्य बनते हैं बच्चों कौन, अस्थायी सदस्य कौन बनते हैं, हां, अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी सदस्य किसकी तर्ज पर बनते हैं, फ्रांस की कॉपी। किसकी कॉपी, फ्रांस की कॉपी। जैसा कि अलग अलग देशों से लिया गया है, मैं आपसे बात कर रहा हूं बार बार, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, उसके बाद में फ्रांस की कॉपी पर बनाया गया। हम रिकॉल करेंगे एक बार, संवैधानिक सभा का निर्माण होता है कब, 9 दिसंबर को प्रातः 11 बजे। कहां पर होता है, नई दिल्ली में, जिसको वर्तमान में संविधान हाता के नाम से जाना जाता है। अस्थायी सदस्य का चयन किया जाता है, और अस्थायी सदस्य कौन होता है जरा बताओ, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होता है। ठीक है, लेकिन इसका मुस्लिम लीग ने बड़ी स्तर पर विरोध किया। तो प्रश्न आता है कि मुस्लिम लीग ने कौन सी सभा का विरोध किया, तो वो थी हमारी प्रथम सभा। कौन सी सभा, प्रथम सभा, यानी कि प्रथम संवैधानिक सभा का विरोध किया किसने, मुस्लिम लीग ने। और बताओ बच्चों, मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे शुरू में, 5 सदस्य थे, जो अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। और वो सरकार 14 सदस्यों की किसकी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। क्लियर है यहां तक। अब देखिए 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। 11 दिसंबर 1946 को बच्चों कौन सी बैठक होती है, 11, यानी कि दूसरी बैठक होती है। कितना आसान है, 9 दिसंबर 1946 एक हो गया। अब आ गए हम 11 दिसंबर 1946। ये कौन सी सभा, पहली सभा, और ये कौन सी बच्चों, दूसरी सभा। इसमें क्या काम किया गया कि जो हमारे अस्थायी सदस्य थे उनकी जगह पर सच्चिदानंद सिन्हा की जगह पर किसको बना दिया गया स्थायी सदस्य बच्चों, स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार से ताल्लुक रखते थे और जो स्वतंत्र भारत के 2 बार राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, 2 बार राष्ट्रपति बने, और जो कहां से ताल्लुक रखते थे, बिहार से ताल्लुक रखते थे। कुछ ऐसे ऐतिहासिक व्यक्ति जिनके जन्म स्थान या जहां पर वो पले बड़े हैं उनके स्थान के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य बनाया गया, और H.C. मुखर्जी, जिनका नाम है H.C. मुखर्जी, और पूरा नाम है बच्चों हरेंद्र चोमर मुखर्जी, को उपाध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया।
क्या बनाया गया बच्चों? उपाध्यक्ष बनाया गया। और हम बात करते हैं कि संवैधानिक सलाहकार BN राव। अब देखिए यहां पर कितने महत्वपूर्ण और अच्छे प्रश्न संविधान में बनते हैं जो हम 1 बाय 1 करके पढ़ रहे हैं। सबसे पहले 9 दिसंबर, दूसरा 11 दिसंबर। अस्थायी सदस्य जो इसमें बने थे वहां पर स्थायी हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष हो गए कौन? हरेंद्र चोमर, जिनका शॉर्ट नाम है SC मुखर्जी। और संवैधानिक सलाह के कौन बन गए? सलाहकार BN राव। ठीक है, BN राव जो नेतृत्व करते थे कहां पर? यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का नेतृत्व करते थे। बड़े स्तर के व्यक्ति थे, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरी बैठक की। कौन सी बैठक की बच्चों? तीसरी बैठक की। और तो तीसरी बैठक जरा मुझे बताओ कब हुई बताओ? 13 दिसंबर 1946 को। और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा बच्चों नेहरू ने? कौन सी सभा में? तीसरी सभा में। ठीक है, और कहा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही संविधान की क्या बनाई गई? उद्देशिका बनाई गई, प्रियम्बल बनाई गई। ठीक है, संविधान सभा क्या बनाई गई? प्रियम्बल बनाई गई। किसके आधार पर? उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर, जो कब पारित होता है? हम बात करते हैं जो 22 जनवरी 1947 को पारित होता है। किसमें पारित होता है? 1947 को, 22 जनवरी को। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, 1 बाय 1 करके हैं, और हम उन्हीं के आधार पर देखेंगे कि किस प्रकार से कैसे 22 जनवरी के बाद 3 चीजों पर हमने गौर दिया। 9 दिसंबर पहली सभा, 11 दिसंबर दूसरी सभा, 13 दिसंबर तीसरी सभा। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष SC चोमर, SC मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार BN राव। 13 दिसंबर उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया 13 दिसंबर को, जो पारित हुआ मूल रूप से कब? 1947 को। फिर उसके बाद कैसे माउंटबेटन योजना आती है, कैसे भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता है, ये सारी चीजें हम अगली क्लास में बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।